दुनिया की सैर करने के लिए भारतीयों ने 31.7 बिलियन डॉलर खर्च कर दिए, यानी कि भारतीयों ने 2,60,000 करोड़ से ज्यादा रुपए विदेश घूमने में लगा दिए। चौंकाने वाली बात यह है कि यह सब टीसीएस यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स लागू होने, डॉलर के मजबूत होने, हवाई किरायों के बेतहाशा बढ़ने के बावजूद पिछले साल के मुकाबले इस साल विदेश जाकर खर्चा 17% से भी ज्यादा बढ़ा है। ऐसे में आज हम भारतीयों के लेटेस्ट ओवरसीज स्पेंडिंग ट्रेंड का विश्लेषण करेंगे। जानेंगे ये ट्रेंड अच्छा है, बुरा है, कैसा है, विदेश जाकर हम किन चीज़ों पर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं और ये हमारे पास जो ये पैसा खर्च करने की ताकत आई है ये कैसे आई है, और घर में हम इतना खर्च क्यों नहीं कर रहे, विदेश में जाकर क्यों ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। बहुत सारी बातें होंगी आज। पहले ये देखिए दिलचस्प रिपोर्ट, उसके बाद मैं ख़ास मेहमानों के साथ लौट रहा हूँ। दुनिया भर में सैर सपाटे के लिए भारतीय जमकर खर्च कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विदेश में पढ़ाई पर पहले से कम खर्च कर रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारतीयों ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में एलआरएस यानी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत विदेशों में 31.7 अरब डॉलर खर्च किए, जो पिछले साल की तुलना में 17% ज्यादा है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में ये रकम 27.1 बिलियन डॉलर थी। टीसीएस यानी टैक्स कलेक्शन ऑन सोर्स लागू होने के बावजूद विदेशों में खर्च में ये बढ़ोतरी हुई है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर 2023 में टीसीएस लागू होने के बाद महीने के औसत खर्च में गिरावट देखने को मिली है। रेमिटेंस में सालाना डेटा से पता चलता है कि भारतीयों ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में विदेश घूमने पर 17 अरब डॉलर खर्च किए। ये पिछले साल के 13.6 अरब डॉलर से 24.5% अधिक है। महामारी की शुरुआत से पहले पिछले फाइनेंशियल ईयर 2020 में एलआरएस के तहत खर्च में विदेश यात्रा का हिस्सा 37% से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2024 में 53.6% हो गया। कोरोना काल में पाबंदियों के चलते साल 2021 में विदेश यात्रा पर खर्च घटकर 3.2 अरब डॉलर रह गया था। इस रिपोर्ट में चौंकाने वाली बात यह है कि विदेश में शिक्षा के लिए जाने वाले रेमिटेंस का हिस्सा लगातार घट रहा है। साल 2021 में एजुकेशन के लिए रेमिटेंस 30% था, जबकि साल 2022 में यात्रा प्रतिबंध हटाए जाने के बाद ये हिस्सा गिरकर 26% रह गया। साल 2023 में एजुकेशन पर खर्च पिछले साल 5.2 अरब डॉलर से घटकर 3.4 अरब डॉलर रह गया, जिसके चलते कुल खर्च का हिस्सा गिरकर 12% रह गया। साल 2024 की बात करें तो विदेश में पढ़ाई पर खर्च लगभग 3.5 अरब डॉलर पर स्थिर है, जबकि यात्रा पर खर्च काफी बढ़ गया है। भारतीयों ने फीस की तुलना में विदेश में रिश्तेदारों पर ज्यादा खर्च किए, ये 4.6 अरब डॉलर है। WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स में भारत 39वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि अमेरिका इस सूची में पहले पायदान पर है। अमेरिका के बाद स्पेन, जापान, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया 2024 की सूची में शीर्ष 5वें स्थान पर हैं, जबकि जर्मनी 6ठे स्थान पर और उसके बाद शीर्ष 10 में ब्रिटेन, चीन, इटली और स्विट्जरलैंड ने अपनी जगह बनाई है। यानी कुल मिलाकर कहें तो भारतीय विदेशों में जमकर पैसे खर्च कर रहे हैं। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अगर विदेशों में पढ़ाई के खर्च पर गौर करें तो भारतीयों का विदेश में पढ़ाई पर खर्च घट रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अतुल जोशी सर, जो कि फाउंडर एंड सीईओ हैं ओस्टर कैपिटल के। अतुल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये डेटा चौंकाते हैं सर आपको कि विदेश जाकर हम लोग ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, या आपकी नज़र में ये स्वाभाविक एक एक्सपेक्टेड ट्रेंड ही है? देखिए, ट्रैवल एक डिस्क्रेशनरी स्पेंड माना जाता है। अगर मेरे पास पैसा है तो मैं जहां मुझे पसंद है वहां पर मैं पैसा खर्च करूंगा। और ट्रैवल दो ऑप्शन रहते हैं, जैसे आपने बताया था कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, या तो आप इंडिया में ट्रैवल कर लीजिए या आप फॉरेन में ट्रैवल कर लीजिए। तो इसमें अगर हम देखें कि ट्रैवल की सीजन्स क्या है, तो इंडियंस के लिए ट्रैवल की सीजन टिपिकली जो अप्रैल, मई, जून, जहाँ पे बच्चों की छुट्टियां होती है वो होता है, या फिर दिवाली या दिसंबर। लेकिन सबसे ज्यादा ट्रैवल हमारा होता है गर्मियों के दिन में। अब अगर हम इंडिया की सिचुएशन देखें तो इंडिया में गिन चुन के बहुत कम हिल स्टेशंस हैं, और अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहूँगा कि जितने भी हिल स्टेशंस हैं वो सारे के सारे ब्रिटिशर्स डेवलप करके गए। हमने कोई नया हिल स्टेशन मेरे ख्याल से बनाया नहीं है। तो इतने छोटे नंबर के हिल स्टेशन पे करोड़ों आदमी जा रहे हैं, तो पूरी व्यवस्था टूट जाती है। ट्रैफिक जाम है,
आपके हवाई के जो भाड़ा होता है एयरलाइंस का, वो काफ़ी महँगा है। वहाँ पे होटल्स महँगी है, प्लस वहाँ जाने के बाद आपको कोई सुविधा ही नहीं है। इतने ट्रैफिक जाम होते हैं, इतनी हाल खराब होती है कि हिल स्टेशन पे जाना एक चैलेंज होता है। तो उसके अवेज में मुझे ऑप्शन जो भी मिलेगा, थोड़ा सस्ता भी होगा या थोड़ा महँगा भी होगा, लेकिन अगर मैं कंफर्टेबली अपने फैमिली के साथ जा सकता हूँ, तो वो जो डिस्क्रेशनरी स्पेंड है, मेरे मनपसंद जो खर्चा है, तो लोग ये पसंद करें कि हम फॉरेन चले जाएँ। दूसरी तरफ से अगर हम देखें कि जितनी फॉरेन कंट्रीज़ है, उनको भी अभी पता चला है कि इंडिया का जो कंज्यूमर है, एक आम आदमी है, उसके पास इतनी इनकम तो है कि वो फॉरेन में जाके खर्चा कर सकता है। तो जैसे हम वियतनाम का एक एग्जांपल ले लें, तो पिछले 2 साल से ये देखा गया कि वियतनाम जाकर अगर आप वापस भी आते हैं, रिटर्न टिकट, तो आपको 18,000 में मिल जाती है। जबकि 18,000 में आप बॉम्बे से दिल्ली मुश्किल से पहुँचते हैं। करेक्ट। तो इतना ही खर्चे में कितना सब सेविंग कर सकता हूँ मैं, विदेश जा सकता हूँ, दूसरी कंट्री देख सकता हूँ और वहीं पे इंडिया में मैं हवाई जहाज में भी इतना पैसा बचत नहीं कर पा रहा हूँ। तो ओवरऑल इंडिया की एक चीज़ है कि इंडिया का एटमॉस्फेयर काफ़ी गर्म रहता है, जबकि छुट्टियाँ मनाने के लिए वो बेहतर रहता है। दूसरा, इंडिया की कॉस्ट, वेकेशन की जो कॉस्ट है वो फॉरेन से कहीं 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 गुना ज़्यादा है। और तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि फैसिलिटी। चौथी चीज़ है, फॉरेन कंट्रीज़ मेरे ख्याल से बहुत ही इंसेंटिव्स दे रही है। आजकल वियतनाम को देख के अज़रबैजान, उसने भी काफ़ी सारी स्कीम्स चालू की है, बहुत सस्ता भाड़ा कर दिया है। तो मेरे ख्याल से बम्बई से कलकत्ता चले जाइए, बम्बई से मेरे ख्याल से अहमदाबाद की टिकट 9,000 रुपये थी। मैंने गए हफ्ते ही बुक करवाई, बॉम्बे अहमदाबाद 9,000 रुपये, माय गॉड। 500 किलोमीटर के लिए। तो लोग ये देख रहे हैं कि मैं कहाँ पैसे बचा सकता हूँ, प्लस मौसम के हिसाब से भी ठीक है, फॉरेन कंट्रीज भी इंसेंटिव्स दे रही है, तो ये तो मेरे ख्याल से बढ़ते जाएगा। ऑलराइट सर। जबकि जो मोदी गवर्नमेंट ट्राई कर रही है वो है रिलीजियस टूरिज्म, या देश में अपना खुद कुछ टूरिज्म बने, तो वो एक अलग चीज है कि इंडिया के अंदर भी टूरिज्म बढ़ेगा, लेकिन बाहर जाके जो टूरिज्म बढ़ने वाला है वो तो मेरे ख्याल से बढ़ते ही जाएगा, उसमें कोई एब्सोल्युटली। कमी मुझे नहीं दिखाई दे नहीं, रही। इनफैक्ट एब्सोल्युटली अभी चारधाम यात्रा के हम लोग विजुअल्स देख रहे थे। इसमें कोई शक नहीं है कि काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज काम हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ब्रांड एम्बेसडर्स की तरह ये जितने भी पॉकेट्स हैं उनके ब्रांड एम्बेसडर का रोल अपना रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ तक तो आप पहुँच जाएंगे, लेकिन वहाँ रुकने का क्या होगा, वहाँ होटल्स हैं कि नहीं हैं, वहाँ पर जो एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट के बीच में जो बैलेंसेस होने चाहिए उसकी मतलब आई मीन देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो आई थिंक। बट फिलहाल आज की नज़र में हम थोड़ा सा प्रेजेंट जो ट्रेंड है उसको समझने की कोशिश करें। एक और ख़ास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर सुनील कुमार सिन्हा, प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट एंड सीनियर डायरेक्टर पब्लिक फाइनेंस, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सिन्हा आपका भी हमारे शो पर। डॉक्टर सिन्हा, हम और जोशी सर डिस्कशन कर रहे थे कि क्यों विदेश यात्राएं ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच अगर आप एक कॉन्ट्रास्ट देखें तो ये है डिक्लाइन इन नेट एफडीआई इन इंडिया। अब एफडीआई इनफ्लो अगर आप देखेंगे 16.5 बिलियन इन FY23 से घट के ये FY24 में 10.6 बिलियन रह गया डॉलर। अब प्रॉब्लम ये है कि ये इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पर कैसे इम्पैक्ट कर रहा है सर? देखिए, फिलहाल जो स्थिति है उसमें अगर हम करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 2024 में अभी सरकारी आंकड़ा तो नहीं आया है, पर जो अंदेशा है उसके हिसाब से काफ़ी कंफर्टेबल रहने की उम्मीद है। इसकी दो वजह हैं। एक तो ये है कि जो करंट अकाउंट में जो ट्रेड डेफिसिट है वो हमेशा की तरह बरकरार है, क्योंकि हम जो है मर्केंडाइज इंपोर्ट्स जो है वो हमारे मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स से कहीं ज़्यादा होते हैं, तो ट्रेड अकाउंट में हमेशा डेफिसिट होता है। परंतु जिसे जिसे हम इनविजिबल कहते हैं, जो कि एसेंशियली जो फॉरेन रेमिटेंसेस प्लस जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स के थ्रू हम अर्न कर रहे हैं, उनमें कोई खास गिरावट नहीं आई है। और जिसका नतीजा ये है कि करंट अकाउंट डेफिसिट इस समय बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में है। एफडीआई कम होने के बावजूद भी जो कैपिटल अकाउंट है उसमें जो है लगातार सरप्लस बना हुआ है, और नेट नेट अगर आप बैलेंस ऑफ पेमेंट
की पोजीशन देखें, जो कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को मिला करके जो स्थिति उभर कर आती है, तो हम हर साल जो है पिछले 2 सालों से फॉरेन एक्सचेंज में हर साल कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि कोविड के ईयर में जो है इकोनॉमी शटडाउन होने की वजह से और तमाम जो दिक्कतें आई थी उनकी वजह से जो है हमारा ओवरऑल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो 6,600 बिलियन प्लस से वो 550 560 की रेंज में आ गया था। पर इस समय वो एक बार फिर से जो है वो तकरीबन 630-640 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच गया है। तो ऐसी स्थिति में फॉरेन एक्सचेंज की तो कोई समस्या नहीं है। अगर भारतीय जो मूल के लोग हैं वो अगर विदेशों की यात्रा भी करते हैं और जो भी आंकड़ा आपने अभी दिखाया वो स्पेंड करते हैं, तो उससे कोई ऐसा असर नहीं पड़ने वाला है कि हमारी या तो करेंसी के ऊपर दबाव पड़ेगा या ओवरऑल करंट अकाउंट डेफिसिट में कोई खास फर्क होने वाला है। और साथ ही मैं एक बात और कहना चाहूंगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो इस समय समझने वाली है वो ये है कि अगर आज से कोई 2 दशक पहले की आप स्थिति देखें और आज जो स्थिति है उसको देखें, तो आज जो साइज ऑफ मिडिल क्लास है इंडिया के टोटल पॉपुलेशन में वो तकरीबन 31-32% है। आज से 20 साल पहले वो तकरीबन 11% था। तो जब मिडिल क्लास का एक्सपेंशन इतना रैपिड हो रहा है और खास करके मिडिल क्लास में अब जो है बोथ वाइफ एंड हस्बैंड्स आर अर्निंग, तो डिस्पोजेबल इनकम जो है वो भी पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में आपके पास ये तमाम ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आप पहले यात्रा ही नहीं करते थे और अब यात्रा करना चाहते हैं, तो आप कहाँ यात्रा करना चाहते हैं। करेक्ट। और तीसरी जो इस समय हुई है वो ये है कि इंटरनेट और ये जो तमाम कम्युनिकेशन के साधन हैं उसने भी वो तमाम जगहों को आपके आंखों के सामने लाकर इस तरह खड़ा कर दिया है और इस तरीके से आपको चीजें दिखती हैं कि यू गेट एंटाइस्ड एंड अफोर्डेबिलिटी है, तो आप जाहिर सी बात है कि इस किस्म की यात्राएं करेंगे। ऑल राइट सर, क्योंकि ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। आपने सही कहा कि कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके फॉरेन रिजर्व्स पर आ जाए, ऐसा एकदम से तो नहीं होगा। बट जोशी सर, आपका इस पर नज़रिया क्या है? जो डोमेस्टिक मार्केट इसका इम्पैक्ट दिख रहा है, स्पेंडिंग अब्रॉड, अब स्वाभाविक रूप से हम ये डोमेस्टिक कंजम्पशन को, इन्वेस्टमेंट को स्वाभाविक रूप से थोड़ा सा तो चैलेंज करेगा, और लॉन्ग रन में अगर ये प्रवृत्ति बनी रही तो इसके इम्पैक्ट क्या होंगे? और दूसरा, ये जो नंबर है सर 2,60,000 करोड़ का, ये छोटा मोटा नंबर नहीं है सर, और ये लगातार बढ़ रहा है। इनफैक्ट अगर मैं थोड़ा सा अगर आपको मैं ब्रेक डाउन करके बताऊं तो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो एजुकेशन का जो $10 बिलियन है, यानी कि 32% ऑफ टोटल ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, ये लगभग स्थिर है। यानी कि लोगों को समझ में आ गया है कि पढ़ाई के लिए कितना देना है, कितना नहीं देना है। वो थोड़ा सा लोग उसमें प्रूडेंस दिखा रहे हैं। मेडिकल टूरिज्म में $7 बिलियन का है, ये 22% है, इसमें हम अब देख रहे हैं। रियल स्टेट में काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं सर, 16% जो टोटल ओवरसीज स्पेंडिंग है ये लगातार बढ़ रही है। लोग ज़्यादा सेकेंड होम, थर्ड होम जो भी है वो ओवरसीज में ले रहे हैं। लग्जरी गुड्स एंड सर्विसेज जो कि 13% है टोटल ओवरसीज स्पेंडिंग का, $4 बिलियन के आसपास का, इसमें भी हमने इजाफा देखा है सर। और अदर पर्सनल एक्सपेंसेस जो हैं 5.7 बिलियन के, 18% ऑफ टोटल ओवरसीज, सब में अपवर्ड बढ़ोतरी है सर, टोटल 18% FY23 से। तो इमीडिएट इम्पैक्ट भले ही ना हो जोशी सर, लेकिन लॉन्ग रन में ये हमें क्या संकेत दे रहे हैं? देखिए, जबकि हमारा आउटवर्ड रेमिटेंस बढ़ रहा है, हमारा इनवर्ड रेमिटेंस भी तो बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारे इनवर्ड रेमिटेंस कम हो रहे हैं। हमने 100 बिलियन प्लस क्रॉस किया है। लगभग $111 बिलियन हमको FY24 में रिसीव हुआ था, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो इसके देखिए, जो सोशल डेवलपमेंट्स है इंडियन फैमिली सिस्टम में, ये सबको हमको समझना पड़ेगा। जबकि ट्रैवल हमने बोला कि डिस्क्रेशनरी है। एजुकेशन की अगर हम बात करें तो एजुकेशन में जो हमारा खर्चा है वो लगभग सेम कांस्टेंट रहा है, अप्रोक्सीमेटली $3.5 बिलियन के आसपास। उसका कारण ये भी है कि लोग यूएस को छोड़ के अब न्यूजीलैंड जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं,
मिडिल ईस्ट जा रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज में जा रहे हैं, जो थोड़ा अमेरिका से सस्ता है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़े हैं, जो फॉरेन जाने वाले स्टूडेंट्स हैं वो बढ़े हैं, लेकिन वो यूएस के बदले कनाडा जा रहे हैं, न्यूजीलैंड जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, जहां पर फीस कम है। तो उसकी वजह से हमें वो नंबर कांस्टेंट दिख रहा है, जबकि स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात जो मैंने सोशल की, हमारी जो फैमिली वैल्यूज की, वो ये है कि 70s 80s 90s में कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ से यूएस गए थे या अब्रॉड गए थे, अब वो वहां पर सेटल हो चुके हैं। अब उनके यहाँ पे जब भी फैमिली में कोई इजाफा होता है कि वहां पे बच्चे आ गए या यहाँ पर उनके माँ बाप थोड़े बूढ़े हो गए, तो वो वहां पे जाके सेटल हो जाते हैं या वहां पर उनकी देखरेख के लिए जाना पड़ता है। तो इसकी वजह से फैमिली मेंटेनेंस, एक जमाना था 70 80 90 में कि वहां के लोग अपने इंडिया के माँ बाप के लिए, मतलब भारत में जो माँ बाप उनके यहाँ पर रहते हैं, उनके लिए पैसा भेजते थे। अब ये उल्टा हो गया है कि यहाँ से पैसा वहां जा रहा है फैमिली की देखभाल के लिए, और वो सालों साल बढ़ते जा रहा है, लगभग $3.2 बिलियन तक पहुंच चुका है। तो ये काफी बड़ा अमाउंट है, लेकिन ये बेसिकली इंडियन फैमिली वैल्यू सिस्टम है, और इसमें भी थोड़ा थोड़ा बढ़ोतरी हमको दिखते ही रहेगा। रही बात रियल एस्टेट की, तो डेफिनेटली यस, ये एक मेरे ख्याल से क्रेडिट भी ले सकते हैं कि इंडियंस इतनी कमाई तो कर रहे हैं कि फॉरेन में भी अपना दूसरा घर बसा सके। तो ओवरऑल अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक से, जो आपका प्रश्न था कि मैक्रो इकोनॉमिक के हिसाब से क्या हमको कोई रिस्क दिख रहा है, मेरे ख्याल से ये अमाउंट बहुत ही छोटा है, और दिन ब दिन इनवर्ड भी बढ़ रहा है, हमारी खुद की स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, और उतना ही इंडिया इज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। एफडीआई भले कम हो, एफपीआई के फ्लोज आ रहे हैं। मेरे ख्याल से ओवरऑल कोई दिक्कत मुझे नहीं दिख रही। इवन हम 5 साल ले ले या 10 साल ले ले, कोई दिक्कत नहीं दिख रही है इसमें कि हम ये मैनेज नहीं कर पाएंगे फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज पर्सपेक्टिव या करंट अकाउंट डेफिसिट पर्सपेक्टिव। ऑल राइट सर। डॉक्टर सिन्हा, मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो मैं शुरुआत में जोशी सर से चर्चा भी कर रहा था, कि ये डिस्पोजेबल इनकम्स तो बढ़ रही हैं और ये लगातार आगे हम देखेंगे कि लगातार बढ़ते ही रहेंगे। हम बहुत जल्दी एक मिडिल इनकम कंट्री में तब्दील होने जा रहे हैं। स्वाभाविक रूप से अगर हमने वो एवेन्यूज़ नहीं खोले, वो बहाने नहीं दिए हमारे ट्रैवलर्स को कि वो हमारे इतना बड़ा देश है, हमारे यहाँ ही अगर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस नहीं बढ़ेंगे, वहाँ पर लोगों को लाने के, पहुँचाने के इंसेंटिव्स और साथ ही साथ उनको वो अनुभव देने के लिए हम अगर रास्ते नहीं खोलेंगे, तो ये इसी तरह से विदेशी यात्राओं पर निर्भरता बढ़ती रहेगी। उसके लिए हमें क्या करना होगा सर कि ये ग्रोइंग डिस्पोजेबल इनकम का फायदा हमारी ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री को भी मिले? नहीं, आपकी बात सही है, पर मैं साथ ही साथ ये कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि पिछले 10 सालों में या 20 सालों में जो है डोमेस्टिक टूरिज्म एक्सपैंड नहीं हुआ है। अगर आप किसी भी हिल स्टेशन पे आज से 15 साल पहले या 20 साल पहले जाते, तो उस समय का जो सबब है और आज का जो सबब है, वो देखने के साथ ही आपको पता लग जाएगा कि डोमेस्टिक टूरिज्म में भी बहुत इजाफा हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे हिल स्टेशन क्यों होते? तो सिंपल सी बात ये है। बट सर एक आर्ग्यूमेंट आता है, जोशी सर से भी जो बात हो रही थी, कि आपने पिछले 10-15 सालों में कौन सा एक नया डेस्टिनेशन बना दिया, अभी इसका कुछ दिखता नहीं। दूसरा कि जहां पर आपने जो मौजूदा डेस्टिनेशंस भी हैं, वो उन पर दबाव इतना ज्यादा आ गया है कि वो पैक्ड हैं, उनका एक्सपेंशन पर कोई काम नहीं, डेवलपमेंट पर कोई काम नहीं। ये थोड़ा सा एक नहीं, ऐसा भी नहीं है कि एक्सपेंशन नहीं हुआ है, पर जिस हिसाब से लोगों, ट्रैवलर्स का जो जितना इजाफा हुआ, उस हिसाब से ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं बने हैं, और खास करके जो टूरिज्म है इंडिया में, वो कुछ महीनों में कॉन्सेंट्रेटेड होता है, जिसकी वजह से एकाएक जो है वो दबाव बढ़ जाता है। और ये सिर्फ भारत में नहीं देखा जा रहा है। अब आप ये देख लीजिए, जो वेनिस है, वेनिस ने भी लास्ट ईयर ये डिसाइड किया है कि वो पर डे का जो इनटेक है उसको रेस्ट्रिक्ट करेंगे, और उन्होंने करना शुरू कर दिया है। सिमिलरली अगर आप स्पेन में जो कैटलन एरिया है वहां की नजर डालेंगे, तो वहां पे भी जो लोकल पॉपुलेशन है, उन लोगों ने जो
टूरिज्म है या टूरिस्ट हैं उनके आने पर रोक लगाने की बात की है। Alright. तो ये स्थिति तकरीबन हर जगह हो रही है, क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम अक्रॉस द ग्लोब बढ़ रही है, लोगों में अवेयरनेस बढ़ गई है ट्रैवल के। बिल्कुल, आपने जैसा बताया कि डिजिटल एज में लोगों के पास ज़्यादा अवेयरनेस है, ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, ज़्यादा मौके भी हैं। कुल मिला के ये जो टोटल ओवरसीज स्पेंडिंग जो ऑल टाइम हाई पर है 31.7 बिलियन इन FY24, इसके जितने इम्पैक्ट एसेस किए जा रहे हैं, हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये इतने ज़्यादा नहीं होंगे, बट हाँ, हमें अपने घर के अंदर भी एवेन्यूज़ को और ज़्यादा बढ़ाने और एक सुधार की गुंजाइश हमेशा से बनी रहेगी। बट बहरहाल ये उस ट्रेंड पर हमारा एनालिसिस था। थैंक यू सो मच डॉक्टर सुनील कुमार सिन्हा, आपने वक्त निकाला सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अतुल जोशी सर, थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला एनालिसिस के लिए, शुक्रिया आपका।